पॉलिनॉमियल इक्वेशंस क्या होते हैं, है ना। तो मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ, व्हाट इज पॉलिनॉमियल इक्वेशंस, और वहीं से फिर कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो अगर आप पॉलिनॉमियल इक्वेशंस की बात करें तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में लिखी होती है, अगर आपकी इक्वेशन लिखी हुई है ए एन एक्स की पावर एन प्लस कांस्टेंट ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन, ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर जितने भी कांस्टेंट आप यूज कर रहे हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू से लेके ए वन एंड ए नॉट, ये सारे रियल नंबर्स हैं, और जो एन आप यूज कर रहे हैं वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है ना। तो इस तरह की लिखी किसी भी इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इक्वेशन इज n, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन इज n, n, तो इसका मतलब है कि इस पूरे पॉलिनॉमियल में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा वो कितने पावर का होगा, nth पावर n का होगा, तभी इसकी डिग्री n मेंटेन होगी। और हाईएस्ट पावर का टर्म आपके पास तभी अवेलेबल होगा जब उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 के इक्वल ना हो। now तो इसका मतलब उस केस में ये जो an होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल की बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो किसी भी इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्मेट में लिख दें तो उस इक्वेशन को आप पॉलिनॉमियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें यूज होने वाले सारे कांस्टेंट हमेशा रियल नंबर होने चाहिए, जितने भी एक्सपोनेंट यूज हो रहे हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर होने चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो। अच्छा, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज n, डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज n, और वो तभी n मेंटेन होगा जब आपके पास nth डिग्री का टर्म होगा। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ nth डिग्री टर्म इज नॉट इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ nth डिग्री टर्म्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह की इक्वेशन को आप पॉलिनॉमियल इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब अगर इसको हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन बोलेंगे और इसकी डिग्री n है तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स हमेशा कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, तो वो हमेशा किसके बराबर होंगे, n के। नंबर ऑफ रूट्स इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन में किसके बराबर होंगे, n के। अब n n से कम रूट नहीं हो सकते, और अगर n से ज़्यादा रूट हुए तो क्या होगा वो हम डिस्कस अभी करेंगे, बट n से कम रूट नहीं हो सकते। एग्जैक्ट n x की ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। क्लियर, ये पॉलिनॉमियल की बात होगी। अब आगे, अब अगर इसकी डिग्री 1 हुई तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कह देंगे, है ना। अब यहीं पे बात आती है, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर डिग्री 1 हुई, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन की बात की, तो लीनियर इक्वेशन आपने क्या पढ़ी है, एफ एक्स इज इक्व टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। यहीं पे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या पढ़ते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 1 और यहाँ पे इसकी 1 से डिग्री कितनी हो गई। 2 2 यहीं पे आप क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं, इसकी डिग्री 3 होती है, तो उस इक्वेशन को आप बोल देते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। तो अलग 3 अलग डिग्री के हिसाब से आप इक्वेशन लिखते चले जाते हैं। हमें जो अभी अपनी इक्वेशन पढ़नी है वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब आ जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में बात करने में स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिटेल स्टडी।
तो ये एक तरीके से पॉलिनॉमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है 2। इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपने क्या देखा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ये जो ए बी सी सारे कोफिशिएंट है ये कैसे हैं, रियल नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपने ये तो देखा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर जितने भी ए बी सी आपने यूज किए वो कैसे हैं, रियल नंबर। ये इन्फॉर्मेशन सबको समझ में आ गई ना। अच्छा, अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री को बोलूँ तो वो 2 है, तो इसका मतलब मैं आपसे ऐसे कह सकता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अगर दो रूट हुए तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। और 2. इसकी 2 कब होगी, जब ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। यानी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हुए तो इसका मतलब उस केस में ए मतलब, और अगर स्पेसिफिक करें हम ए को तो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर इस इक्वेशन के दो रूट हुए, अभी हमारा कंसर्न इस बात से नहीं है कि रूट्स रियल हैं इमेजिनरी है ना, अभी हमारा कंसर्न सिर्फ इस बात से है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन के दो रूट हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें जरूर होना चाहिए और वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट बचा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट बचा, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब क्या हो जानी चाहिए, बोलो भाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर हो जानी लीनियर। चाहिए। अच्छा, ये Linear. लीनियर कब होगी, जब इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, 0। 0. बट उसी समय बी कैसा होगा, नॉट इक्वल टू, Non-zero. भाई ए 0 हो जाए, ए कैसा हो जाए 0, बट बी तो 0, अगर बी भी 0 हो गया तब तो ये लीनियर भी नहीं रहेगा। बट ए 0 होना चाहिए और बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में तुरंत थॉट आया होगा कि नहीं सर ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके होने तो दो ही रूट चाहिए, तो दो रूट तब होंगे जब ए 0 नहीं होगा। तो फिर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के एक रूट से मतलब क्या है मेरा, भाई एक्सप्रेशन तो दिखने में क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो बट एक रूट इसका है हमें पता चल रहा है और दूसरा रूट हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो है नहीं। यानी कि ए तो नॉट इक्वल टू 0 है बट बी ए 0 के इक्वल नहीं है, ये तो हो गई कंडीशन। अच्छा, अब कई बार इसी चीज को ऐसे भी लिख दिया जाता है कि एक रूट फाइनाइट है और दूसरा इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, मतलब वन रूट फाइनाइट वैल्यू एंड अदर हैविंग इनफाइनाइट वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है। तो भी इस बात का मतलब हो जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है। ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन से जो रूट हम निकालेंगे वो हमेशा कैसा आएगा, फाइनाइट। तो जो दूसरा रूट आ रहा होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि एक्सप्रेशन तो क्वाड्रेटिक ही है ना। क्लियर हुआ? अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन यानी सर इक्वेशन, ये बात फिर से बता दीजिए सर एक बार। मतलब मैंने ये कहा कि दो रूट से तो आपको दो फाइनाइट रूट मिल ही रहे हैं, तो ए हमेशा नॉन जीरो होना ही चाहिए। एक रूट, अब यार एक्सप्रेशन तो क्वाड्रेटिक है ना बट उसका रूट एक ही है जो आपको दिख रहा होगा, तो ए इक्वल टू 0 होगा और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो कंडीशन हो गई एक रूट की, क्योंकि ये एक्सप्रेशन उस केस में बनना तो लीनियर चाहिए। यानी कि उस केस में एक रूट फाइनाइट होगा जो आप कैलकुलेट करेंगे और दूसरा रूट जो होगा वो इनफाइनाइट जा रहा होगा। मतलब कई बार ऐसे कह सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा हैं, अल्फा की वैल्यू फाइनाइट है और बीटा जो है वो इनफाइनाइट टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब होगा ये कंडीशन तब वैलिड होगी जब ए कैसा होगा 0 और बी कैसा होगा नॉन जीरो। समझे, यस सर। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अगर यस सर। 1/x हो जाए तो क्या बेटा क्या हो जाए, a 1/x हो जाए। ए 1/x, ए की वैल्यू 1/x हो जाए ये कह रहे हो क्या? यस सर। कैसे बेटा, ए क्या है, कांस्टेंट है या एक्सप्रेशन इन एक्स है? ओके सर, सॉरी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन का एक भी रूट नहीं है,
मतलब दिस इक्वेशन हैविंग नो रूट। नो रूट का मतलब दोनों रूट अब इनफाइनाइट चले गए, तो नो रूट कब होगा? जब a 0 हो, b भी 0 हो, बट उसी समय c की वैल्यू 0 ना हो। सोचो, a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, बट c 0 ना हो, तो c की वैल्यू कुछ भी रख दो तो वो कभी 0 के बराबर नहीं होगी, तो ये किसी भी x पर वैलिड नहीं होगा। भाई अगर a 0 है, b 0 है, तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये एक्सप्रेशन तो वैसे ही हट रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बट c की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं रखोगे तो फिर ये एक्सप्रेशन कभी 0 नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे c को आपने 2 रख दिया तो 2 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये दोनों एक्सप्रेशन तो 0 हो ही जाएंगे, तो इस इक्वेशन में ऐसा कोई x हमको मिलेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? या इसी चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, नो फाइनाइट रूट। यानी अब जो दोनों रूट हैं वो कहाँ जा रहे हैं? इनफाइनाइट जा रहे होंगे। सही है ना? अच्छा, इसी इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स हो जाएं, मोर देन 2 रूट्स हो जाएं। वैसे तो किसी पॉलिनॉमियल के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, पहली कंडीशन पढ़ी थी ना, बट अगर इसी के 2 से ज्यादा रूट्स हो जाएं, या इसी चीज को हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी रूट्स। 2 से ज्यादा रूट्स मतलब बहुत सारे रूट्स, यानी इसी चीज को हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी रूट्स। तो कंडीशन क्या होगी? तब कंडीशन होगी कि a b c सब एक साथ 0 हो जाए। ऑब्वियसली अगर a b c सारी वैल्यू एक साथ 0 हो गई, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट सारे कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो गई, तो x कुछ भी रखते रहो। अब सोच के देखो ना, 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 0, एक्स कुछ भी रखो, ये वैल्यू हमेशा के लिए क्या आएगी? 0। तो क्या इसमें सिर्फ 2 एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? नहीं, ऐसे तो हम बहुत सारे एक्स लिख सकते हैं जिसको इस इक्वेशन में रखेंगे और आंसर हमेशा क्या आता रहेगा? 0। इसीलिए इसके क्या हो जाते हैं? मोर देन 2 रूट्स, या इसी को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली मैनी रूट्स। तो क्या ये पूरी कंडीशन का कल्चर समझ में आया? मतलब इस क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इसके 2 रूट हैं तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट होंगे ही होंगे। अगर एक रूट की बात की जाएगी तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर से लीनियर बन जाना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, उसी समय एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर नो रूट की बात की जाए तो इसका मतलब कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं एक्स स्क्वायर और एक्स के, वो सब किसके बराबर हो जाने चाहिए? 0 के। अब अगर इसी में कहा जाए मोर देन 2 रूट्स या इनफाइनाइटली मैनी रूट्स हो, तो जितने भी कोफिशिएंट आप यूज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट का, सारे कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाने चाहिए? 0 के। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए, या कोई Yes, sir. जा रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नो रूट और मोर देन 2 रूट। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से चलो, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ lambda एक्स should है, not be equals to 1 comma minus 1. और ये जो है कोफिशिएंट क्या है? एक्स कांस्टेंट का कोफिशिएंट है। तो तीनों में कोफिशिएंट में ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपने पढ़ा है पहला क्वेश्चन, अगर मैं आपको सॉल्यूशन में बताऊं कि 2 रूट की बात करें, तो 2 रूट्स कब होते हैं? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि उस केस में लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। इसका मतलब आंसर हुआ लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो, सिर्फ 1 और -1 छोड़ दें, तो इस इक्वेशन के हमेशा 2 रूट आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया भाई? भाई लैम्डा प्लस माइनस 1 छोड़ दिया जाए तो इस इक्वेशन के हमेशा 2 रूट आएंगे कि नहीं आएंगे? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट होना चाहिए। एक रूट कब होगा भाई? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, Zero. जब एक्स स्क्वायर का Not zero. कोफिशिएंट 0 होगा और एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा।
अच्छा, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। बट यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा -1 लैम्डा -2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 नहीं होनी चाहिए। अब दोनों कंडीशन एक साथ वैलिड होनी चाहिए, तो यहाँ से लैम्डा +-1 होना चाहिए, यहाँ से लैम्डा 1 नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से लैम्डा सिर्फ क्या होना चाहिए? -1, 2 ऐसा नहीं, सिर्फ -1 ना। बोलो भाई, यस सर। लैम्डा की वैल्यू सिर्फ क्या होनी चाहिए? -1। -1। सेकंड आंसर सबको समझ में आया? भाई हमें यस हमें लैम्डा की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें ये वाला कोफिशिएंट क्या हो जाए? 0, और ये वाला कोफिशिएंट 0 ना हो। अच्छा, ये वाला कोफिशिएंट 0 कब कब हो रहा है? 1 या -1। तो या तो लैम्डा 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। बट लैम्डा की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 होने पर ये वाला कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, जबकि ये वाला कोफिशिएंट नॉन 0 होना चाहिए था। तो लैम्डा सिर्फ क्या ले सकते हैं? -1। क्या सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमसे ये कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक भी रूट नहीं होना चाहिए, मतलब a भी 0 होना चाहिए, b भी 0 होना चाहिए, बट उसी समय c 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा स्क्वायर -1 0 होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू या तो +1 होनी चाहिए या -1 होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कह रहा है कि a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट c की वैल्यू उस समय 0 नहीं होनी चाहिए फॉर द नो रूट। तो a 0 है, तो लैम्डा की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। अच्छा, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 0 होना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। बट लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +3 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो लैम्डा -3 लैम्डा -1 नॉट इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 नहीं होनी चाहिए। अब हम लैम्डा +1 या -1 होना चाहिए, लैम्डा 1 या 2 होना चाहिए। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था लैम्डा की वैल्यू, सर एक बार थर्ड वाला फिर से बता दीजिए। अभी तो थर्ड पूरा हुआ नहीं ना। लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस केस में? a 0 यानी +1 -1, b 0 यानी 1 और 2, c 0 नहीं यानी 1 और 3 नहीं होनी चाहिए। अब आओ, a और b साइमल्टेनियसली 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशन से लैम्डा की सिर्फ एक वैल्यू बचेगी जिस पर दोनों एक साथ 0 होंगे, क्या? लैम्डा इक्वल टू 1। बट लैम्डा इक्वल टू 1 रखने पर ये भी क्या हो जाएगा? 0, और ये 0 होना नहीं चाहिए। इसका मतलब नो वैल्यू ऑफ लैम्डा आएगी। सोचो जरा फिर बताओ। इसका मतलब ऐसी कोई लैम्डा की वैल्यू हम सर्च ही नहीं कर सकते जिस पर a 0 हो, b 0 हो और c 0 ना हो। सोचो भाई, सर a 0 हो रहा -1 है, पे। a 0 हो रहा है 1 और -1 पे, ठीक है। b 0 हो रहा है 1 पे, तो a और b एक साथ 0 किस वैल्यू पे हो रहे हैं? 1 पे। क्या ये बात दिखी सबको? यस सर। बट उसी 1 पर c क्या हो जा रहा है? 0, जबकि c होना कैसा चाहिए? नॉन जीरो। तो इसका मतलब ऐसा कोई लैम्डा मिला जो तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे रहा हो, कि वो ए और बी को 0 कर रहा हो और सी को नॉन 0 कर रहा हो? नहीं ना भाई, ए और बी 0 होने के लिए लैम्डा की सिर्फ एक कॉमन वैल्यू मिलेगी 1। ये बात दिखी सबको कि नहीं? यस सर। अगर आप -1 लेके चलते हैं तो -1 पे ये तो 0 हो जाएगा बट ये नॉन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो सेकंड वाला केस हो जाएगा। हाँ या ना भाई? अगर आप 2 लेके चलते हैं, अगर आप 2 लेके चलते हैं तो 2 पर ये 0 हो जाएगा बट ये नॉन 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला केस हो गया। बोलो भाई, हमें इन यस दोनों को सर। एक साथ 0 करना है, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 तो होनी ही चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बट यस लैम्डा 1 होने पर ये नॉन 0 नहीं हो रहा है, ये भी 0 हो जा रहा है, और ये कैसा होना चाहिए था? नॉन 0। तो इसका मतलब इस केस में लैम्डा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब आइए लास्ट केस, फोर्थ केस, मोर देन 2 रूट्स। मोर देन 2 रूट्स कब होते हैं भाई? जब सारे कोफिशिएंट एक साथ क्या हो जाए? 0 के इक्वल। जीरो। अब बताओ, सारे कोफिशिएंट एक साथ 0 हो जाए मतलब
लैम्डा स्क्वायर -1 0, तो लैम्डा की वैल्यू +1 -1 हो सकती है। लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 भी 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है। लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +3 भी 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 हो सकती है। तो तीनों एक साथ 0 किस किस वैल्यू पे हो सकते हैं? 1. इक्वल टू 1। 1. तो ये आंसर हो 1. गया फोर्थ केस का। जब हम लैम्डा को 1 लेंगे तो पहला ए भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट एक्स का भी 0 हो जाएगा और कांस्टेंट भी 0 हो जाएगा। सही है ना भाई? सिंपल सी बात है। हम एक काम कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर -4 को 0 कर लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 2 एंड -2। लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2 को अगर 0 करेंगे तो लैम्डा क्या मिल जाएगा? बोलो बोलो भाई। 1 एंड 2। और लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 को 0 करेंगे तो हमें लैम्डा क्या मिल जाएगा? 2 और 3। चलिए अब फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे समझ लो, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी लैम्डा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो 2 और -2 ना हो। सेकंड के लिए ए 0 होना चाहिए बट बी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ए 0 होना चाहिए, यानी लैम्डा की सिर्फ दो वैल्यू बची है हमारे पास, या तो +1 या सॉरी या तो +2 या -2। बट +2 ले नहीं सकते तो सिर्फ क्या लेंगे? -2। तो सेकंड का आंसर आ गया -2। थर्ड में आइए, ए 0 होना चाहिए, बी 0 होना चाहिए बट सी 0 नहीं होना चाहिए। तो ए और बी दोनों एक साथ 0 कब हो रहे हैं? 2 पे, बट 2 पे तो सी भी 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। सही है ना? और फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि ए भी 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए और सी भी 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा लैम्डा लेना है जो तीनों में कॉमन हो। तो वो क्या आ रहा है? 2। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, दे सकते हैं। तो सबसे पहले रूट्स का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स से होता है। रूट्स का मतलब किससे होता है भाई? वैल्यूज ऑफ एक्स से। तो वैल्यूज ऑफ एक्स को निकालने के लिए हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले ए कॉमन करेंगे। अच्छा, ए इसलिए कॉमन करेंगे क्योंकि ए 0 के बराबर नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए आएगा। अच्छा, ए कॉमन करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 इंटू बी बाई 2a करेंगे। यहाँ पर बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ऐड करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब ये मिलाकर एक परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म बनेगा। तो ए कॉमन, ये बन गया एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac बाई 4a स्क्वायर और ये इक्वल टू आ जाएगा 0। देख लीजिएगा भाई। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ए 0 है नहीं तो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे। तो एक्स प्लस बी बाई 2a का जो होल स्क्वायर होगा वो बी स्क्वायर -4ac बाई 4a स्क्वायर के बराबर होगा। यानी एक्स प्लस बी बाई 2a जो होगा वो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई किसके बराबर होगा? 4a स्क्वायर के। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। यानी जो x के रूट आएंगे वो आएंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। ये वैल्यूज ऑफ x आएगी, ये वैल्यूज ऑफ x आएगी। इसी में से अगर हम कहें टू रूट्स, इसी में अगर हम कहें टू रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, तो हम अल्फ़ा वाले रूट को -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a ले सकते हैं और बीटा वाले रूट को -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a ले सकते हैं। तो यहीं से हम कह सकते हैं सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम दोनों रूट को ऐड कर दें तो क्या आएगा?
माइनस बी बाई टू ए प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए एंड माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए। तो क्या ये वैल्यू माइनस 2b बाई टू ए आ गई, यानी सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी बाई ए। अच्छा, यहीं पे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करें अल्फा इंटू बीटा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सही है। तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक ए से ए कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए आ जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? मतलब रूट्स जो आएंगे वो आएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज सी बाई ए। अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रीमलाइन करूं तो मैं कहूँगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। देन पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि अल्फा और बीटा ये किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए के। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ रूट अगर करो तो माइनस बी बाई ए आ जाता है, यानी माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या प्रोडक्ट ऑफ रूट करो तो सी बाई ए आ जाता है। सी बाई ए का मतलब हुआ कोफिशेंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास स्ट्रीमलाइन होके आ गई है। क्या ये इंफॉर्मेशन सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? जितनी इंफॉर्मेशन स्ट्रीमलाइन होके हमारे पास आई है, क्या वो इंफॉर्मेशन सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं भाई, ये बताइए। यानी अगर Yes, किसी sir. क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट अल्फा Yes, और sir. बीटा दिए हुए हैं, यानी अगर किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट अल्फा और बीटा दिए हुए हैं तो रूट्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते हैं। अगर हमें सम ऑफ रूट चाहिए तो माइनस बी बाई ए कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए तो सी बाई ए कर सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। चलिए, तो अब ये बात हो गई अल्फा बीटा अल्फा। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन होता कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो अब बताइए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हमें रूट्स निकालने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि हमें तो सीधा पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस ऑफ माइनस 7/2, तो क्या आंसर 7/2 हो जाएगा। Yes, और sir. हमें पता है अल्फा बीटा क्या होता है, दैट इज सी बाई ए, C by यानी कि 3, 3/2। 3/2. यानी अल्फा प्लस बीटा को हम सीधा 7/2 लिख देंगे और अल्फा बीटा को 3/2 लिख देंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग कि नहीं? बोलिए भाई। तो जहां हमें जैसी जरूरत होगी Yes, उसके sir. हिसाब से हम वही वैल्यू उठा के रख देंगे। बीटा 3/2. 3/2. वेरी 3/2. तो पहला आंसर अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला, दैट इज सी माइनस बी बाई ए, तो 5/2। सेकेंड आंसर अल्फा बीटा आपने कैलकुलेट किया, दैट इज सी बाई ए 3/2। वेरी गुड।
थर्ड आंसर में आप आए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस 13 by बीटा का 4. होल स्क्वायर माइनस 13/4 टू अल्फा बीटा, 13/4 यानी 25/4 माइनस 3 यानी 13/4। 13/4. चलिए फोर्थ आंसर आपके पास आया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं 13/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है 3/2। तो क्या ये आंसर 13/6. 39/3 13/6 ना? 13/6 13/6 फिफ्थ आंसर आपको चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसकी वैल्यू आपको पता होती है 35/8 अल्फा प्लस बीटा का होल 35/8 क्यूब माइनस 35/8. 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना हो जाएगा 125/8 माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 4, यही आएगा ना? तो क्या आंसर बता रहे हो तुम लोग? 35/8. 35/8 35/8 सही आंसर। इसके बाद 6 क्वेश्चन में आइए। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन कह रहा है 1 बाई 5/3 अल्फा 1 बाई 5/3 अल्फा प्लस 1 बाई 3/3. बीटा। 5/3 इनको अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा लिख दोगे, दैट इज 5/2 अपॉन 3/2, दैट इज 5/3। वेरी गुड। फिर इसके बाद सेवेंथ आंसर क्या कह रहा है? 35/12 सेवेंथ कह रहा है 35/12 35/12. अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाई अल्फा बीटा ना। अच्छा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपने निकाला 35/8 और अल्फा बीटा आपको पता है 3/2 ना। तो ये आंसर क्या आ गया 35/12 क्या? 3/12. और इसके बाद अगला आंसर 97/16 अल्फा की पावर 4 प्लस 7/16 ओके, इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है 13/4, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर मतलब 3/2 का 9/4 होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया ये 97/16 97/16 97/16 सबका ये आंसर है। तो Yes sir. अच्छा, इसके बाद Yes, sir. लास्ट आंसर 11/10 11/10 अल्फा अपॉन 1 11/13 प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इसको एलसीएम लिया होगा मेरे हिसाब से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही आ रहा है क्या? देखो Yes sir. तो इसके बाद अब सारी वैल्यूज रख दी होंगी 5/2 प्लस 2 इंटू 3/2 अपॉन 1 प्लस 5/2 प्लस 3/2। तो क्या बता रहे हो इसका आंसर 11/10। 11/10. Yes, sir. 13. 11/10 ना? सर 13 होना चाहिए. 11/13 आ रहा है सर. 10 है यार 11/10 आ रहा है। 10 ही आएगा ना सर? इंफॉर्मेशन समझ में आई सबको कि नहीं? कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0, बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। या इसी को रिवर्स में कह दो कि अगर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c 0 है और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c 0 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट क्या है? अल्फा और बीटा। बोलिए क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? आप ध्यान से देखिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इसके सोल्यूशन में वो क्या था कि अगर आप पहली इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो वो लिखा हुआ है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7। दूसरी इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों इक्वेशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स
अल्फा एंड बीटा, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा बीटा कितना हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, जिसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। अब सारी वैल्यूज उठा के रख दो, तो 27/8 माइनस बोलो भाई 63/4 क्या, बोलो। यस सर 63/4। तो इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 45/8। सोच समझ के जवाब दो भाई। क्या तरीका समझ में आया, ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ कि नहीं भाई। अल्फा बीटा दो रियल नंबर थे जो इस ऐसी रिलेशन से रिलेट थे, और हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना था, तो हमने बस ये ऑब्जर्व किया कि एक रिलेशन है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा + 7 और दूसरा है 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा। तो दोनों रिलेशन को देखने से ये पता चला ना कि 2x² + 3x + 7 = 0 के रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। वहां से हमने ये ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट किया और उसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये आंसर निकाल लिया। क्या है रिजल्ट सबको क्लियर हुआ, बोलो भाई। Yes, sir. तो अब इस तरह का कोई भी, एग्जांपल दे दीजिए एक बार। अरे अभी तो इसका प्रूव आएगा। ओके क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा जो है वो इक्वेशन के रूट है, और एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है Vn, सही है। तो अगर मैं इसी Yes, sir. एक्सप्रेशन को बोलूं V5 का मतलब क्या होगा बताओ, K1 अल्फा की पावर 5 प्लस माइनस K2 बीटा की पावर 5। समझ रहे हो कि नहीं, बोलिए भाई। तो यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं एक्सप्रेशन Vn+2 का मतलब क्या होगा, K1 अल्फा की पावर n+2 प्लस माइनस K2 बीटा की पावर n+2, सही है। तो Vn+2 से आप a मल्टीप्लाई करो, Vn+1 से b मल्टीप्लाई करो और Vn से c मल्टीप्लाई करो, तो ये रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। याद रखने का तरीका सिंपल है, x² तो ये पावर 2 ज़्यादा होनी चाहिए इससे, अगर ये Vn है तो ये Vn+2 होना चाहिए, ये Vn+1 होना चाहिए, क्योंकि b x के साथ है, a x² के साथ है और c x की पावर 0 के साथ है, तो तीनों की एक एक पावर में डिफरेंस है कि नहीं है। इसीलिए यहाँ Vn, यहाँ Vn+1 और यहाँ Vn+2। यानी ये रिलेशन अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, AV10 प्लस BV9 प्लस CV8 = 0। क्या ये बात समझ रहे हो। यस यस सर। अब बात आती है कि ये रिलेशन जो इतना बड़ा हमने लिख दिया आया कहाँ से होगा ना। अब अभी बताओ, आपने अभी पढ़ा था कि अगर अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट हैं, अगर मैं कहूँ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0, सही है ना भाई। तो हम लिख सकते हैं कि a² + b + c 0, और हम लिख सकते हैं a β² + b बीटा + c 0। अच्छा, पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो अल्फा की पावर n से, सही है। तो क्या आ जाएगा, a अल्फा की पावर 2 b अल्फा + c = 0, और दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो बीटा की पावर n से, तो a β² + b बीटा + c = 0। तो क्या आएगा बताओ, a अल्फा की पावर n+2, b अल्फा की पावर n+1 और c अल्फा की पावर n = 0। यहाँ से क्या आएगा, a बीटा की पावर n+2, b बीटा की पावर n+1, c बीटा की पावर n = 0। अब दोनों इक्वेशन में K1 और K2, चलो K1 भी ले लेते, K1 और K2 के साथ ले लेते, तो K1 भी आ जाता, तो साथ में क्या आ जाता, K1 भी आ जाता, और यहाँ साथ में क्या आ जाता, K2। क्या है, दोनों इक्वेशन में डिफरेंस समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो भाई। अब हम दोनों को एक बार ऐड कर दें, तो a K1 अल्फा की पावर n+2,
K2 अल्फा की पावर n+2 प्लस B K1 अल्फा की पावर n+1 प्लस K2 बीटा की पावर n+1 प्लस C K1 अल्फा की पावर n प्लस K2 बीटा की पावर n इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं AVn+2 प्लस BVn+1 प्लस CVn इक्वल टू 0। अच्छा, एक बार हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, तो सेम रिलेशन आ जाएगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना। बोलो भाई, क्या यही सेम रिलेशन आ जाएगा? बोलो। सर वो K2 बीटा हो जाएगा। यस सर। भाई यही सेम रिलेशन आ जाएगा, बट इसमें प्लस की जगह अब क्या आने लगेगा? बोलो, सारे प्लस की जगह क्या आ जाएगा भाई? माइनस। दिखा कि नहीं? तो अब जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? AVn+2 BVn+1 और CVn इक्वल टू 0। यही मैंने लिखा था कि नहीं? क्या रिलेशन सबको दिखा कि नहीं? बोलो। अगर Vn ये एक्सप्रेशन है, K1 अल्फा की पावर n K2 बीटा की पावर n और अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट हैं, तो Vn+2 Vn+1 और Vn में सीधा ABC कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होकर सेम रिलेशन बना देगा कि नहीं? बट ध्यान रखिएगा, रिलेशन यही होना चाहिए, K1 अल्फा की पावर n प्लस माइनस K2, या तो प्लस में रिलेशन हो या माइनस में, तो ये रिजल्ट हमेशा वैलिड है। समझ गए कि नहीं भाई? यहाँ पर ना K2, यही तो कह रहे थे, K2 बीटा की पावर n+2 होना चाहिए। रिलेशन समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। अब आते हैं इस रिलेशन का यूज। इस पर बेस क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एक तरीका देखो, मेथड 1, मान लीजिए हम उससे ऊपर लिखा हुआ रिलेशन नहीं जानते, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे भाई, अगर अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट हैं, तो हमको ये तो पता है ना कि अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा -5 0 होगा। बोलो। और बीटा स्क्वायर -3 बीटा -5 0 होगा। ये तो हमें पता है ना। बोलो भाई। अच्छा, अब हमें चाहिए V10 -5 V8 अपॉन V9। V10 का मतलब हुआ अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, और 5V8 का मतलब हुआ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, और डिवाइडेड बाई V9 का मतलब क्या हो गया? अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। अब ध्यान से देखते जाइएगा, अल्फा की पावर 10 -5 अल्फा की पावर 8 एक साथ ले लो, और बीटा की पावर 10 -5 बीटा की पावर 8 एक साथ ले लो, और डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 कर दो। अच्छा, अब बताओ, अगर हम यहाँ से अल्फा की पावर 8 कॉमन करें तो अल्फा स्क्वायर -5 आएगा, यहाँ से बीटा की पावर 8 कॉमन करें तो बीटा स्क्वायर -5 आएगा, और होल डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 आएगा। अब सोचो, व्हाट इज अल्फा स्क्वायर -5? व्हाट इज अल्फा स्क्वायर -5? 3 अल्फा। बोलिए। एंड व्हाट इज बीटा स्क्वायर -5? 3 बीटा। 3 बीटा। 3 बीटा। डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9। तो क्या आंसर 3 आ गया? बोलो। मतलब अगर हमें ऊपर वाला रिलेशन पता नहीं था, तो भी तो हमें ये दो रिलेशन तो पता थे ना। बोलो भाई। उसकी हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, दूसरा, अगर हमें ऊपर वाला रिलेशन पता होता, दूसरा, अगर हमें ऊपर वाला रिलेशन पता होता, तो हम क्या करते? सिंपल बताओ भाई। हमें पता है कि जो Vn का एक्सप्रेशन है वो है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर -3x। दूसरा Yes. तरीका क्लियर हो पा रहा है कि नहीं भाई?
अगर हमें वीएन का अच्छा। रिलेशन पता है और ये एक अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो सीधे हम n+2 n+1 और n में कोफिशिएंट a b c लेकर रिलेशन लिख सकते हैं ना। a इंटू वी एन प्लस टू, b इंटू वी एन प्लस वन, c इंटू वी एन इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू 8 रख दो तो 10 9 और 8 में आ गया रिलेशन, तो v10 माइनस 3v9 माइनस 5v8 इक्वल टू 0। यहाँ से v10 और v8 एक तरफ ले लो, v9 से डिवाइड करो, आंसर 3 आ गया। यही एक्सप्रेशन आपको चाहिए था। सर अगर रिलेशन पता है तब, क्या बेटा? सर जब रिलेशन पता है तब कर सकते हैं। कौन आंसर 5 है कि नहीं, बोलो। देखा पहला मेथड लगा, दूसरा मेथड लगाने का फायदा कितना हुआ भाई। हमको पता है कि जो pn का एक्सप्रेशन है वो क्या है, 2 अल्फा की पावर n माइनस 3 बीटा की पावर n। सही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2pn+2 माइनस 5pn+1 प्लस 7pn इज इक्वल टू 0। इसी में n की वैल्यू 11 अगर रख दो तो 7p11 इज इक्वल टू 5p12 हो जाएगा। यहाँ से 2p13 प्लस 7p11 बाई p12 की वैल्यू सीधे क्या आ गई 5। क्या ये बात समझ पाए सब लोग?